ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर ये चर्चा को, ये खबर आ रही है निकाय चुनाव की बची सीटों को लेकर ये चर्चा, विचार विमर्श और बैठक के बाद ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो फिलहाल जो खबर है, जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी और चर्चा वहां पर की जाएगी, मंथन किया जाएगा निकाय चुनाव की बची सीटों को लेकर। उसके बाद ही जो लिस्ट है वो डिक्लेयर होगी। तो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है और निकाय चुनाव की बची सीटों को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। अनूप, जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव की बची सीटों को लेकर चर्चा ये करनी है, उसके बाद ही चीजें डिक्लेयर हो पाएंगी। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? निकाय चुनाव सेकेंड फेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही थी प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि 9 मंडल, 35 जिले और 7 महापौर के नामों पर चर्चा होनी थी। लखनऊ में कई बार की बैठक हुई जिसमें एक पैनल बनाया गया था, जिसमें जो प्रत्याशी उनका आवेदन आया, आवेदन के बाद स्कैनिंग की गई कि जिस सीट के लिए आवेदन आए थे उसके जाति समीकरण क्या कहते हैं, प्रत्याशी की लोकप्रियता कितनी है, संगठन में उसने कितना काम किया है, इन सब तमाम चीजों को, परीक्षाओं को पास करते हुए वो जो कमेटी के पास बात जो कल कोर कमेटी की बैठक थी उत्तर प्रदेश भाजपा की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और काफी देर तक मैराथन बैठक हुई पांच कालीदास मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर। उसके बाद फिर बैठक के बाद ये निर्णय हुआ कि जो एक फाइनल सूची तैयार की गई, जिसको लेकर आज जो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अब जेपी नड्डा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जो सूची यहाँ से फाइनल अब तक की रिपोर्ट गई है वो उनके सामने रखा है। अब थोड़ी देर बाद उस फाइनल सूची पर मुहर लगेगी। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद सूची फाइनल आने वाली है या फिर कल सूची फाइनल आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 24 तारीख जो है वो दूसरे फेज के प्रत्याशियों के नामांकन की आखिरी तिथि है। समय कम बचा है। पूरा मंथन होने के बाद अब वो अंतिम दौर पर चल रहा। मुझे लगता है जब प्रत्याशियों की सूची सबके सामने होगी, जो लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो प्रत्याशी अपने दावेदारी ठोक रहे थे उनके नाम अब सूची में सामने आ जाएंगे। सचिन, बिल्कुल बिल्कुल अनूप कुमार, निकाय चुनाव की बची सीटों को लेकर जो लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी है, बस उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है जिस तरह से आप बता रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि छोटे स्तर का भले ही ये चुनाव हो लेकिन आने वाले चुनाव की काफी हद तक तस्वीरें इससे क्लियर हो जाती हैं और हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां एडी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। अनूप, आपको मेरी बात मिल पा रही है? ठीक है, चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव की बची सीटों को लेकर विस्तार से वहां पर चर्चा चल रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि लिस्ट फाइनल हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, यानी कि मुहर लगनी बाकी है। उसके बाद ये चीजें जो हैं डिक्लेयर हो जाएंगी। नगर निकाय चुनाव को नया मोड़ देने के लिए आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 760 नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर बीजेपी पार्टी का कमल यहां पर खिलने जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। कांग्रेस गई 17 नगर निगमों सहित जो हमारे 736 नगर निकाय हैं, अब 760 हो गए। 760 नगर निकाय हैं, उसमें से सर्वाधिक सीटों पर कमल का फूल खिलने जा रहा है। चाहे चेयरमैन का, मेयर का हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष का हो, चाहे नगर पंचायत चेयरमैन का हो और चाहे पार्षदों का हो, भाजपा की लहर है और सपा बसपा कांग्रेस पूरी तरह से साफ है और इसीलिए लोग नारा लगा रहे हैं 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई।
और वे मथुरा में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस में खींचातान खुलकर यह सामने आने लगी। पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर उपाध्याय और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक राजकुमार रावत एक दूसरे पर लगातार हमलावर भी हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत सीट पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सपा से नामांकन के बाद दीपाली सिंह को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष ने वंदना निगम को प्रत्याशी बनाया है। यह बदलाव 12 घंटों के अंदर अंदर हुआ और इस बदलाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और वही रामपुर की विधानसभा 34 वार डांडा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां कैंपेनिंग कर रही हैं। और इसी में कांग्रेस के पूर्व विधायक काजिम अली खान ने अपने आवास में ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान कहा, जो लोग भाईचारे में सांप्रदायिकता फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। देखिए, ईद का जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है वो हर साल होता है, दोनों ईदों के ऊपर होता है। और ये अब से नहीं है, तो पुरानी हमारे वालिद और रियासत के टाइम से होता आ रहा है। तो वो परंपराएं जो आज तक चल रही है और ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है लोगों के साथ। सियासत तो बात की बात है, लेकिन पहले सामाजिक रिश्ते मजबूत होने चाहिए और इस मिलन के ज़रिए से वो सामाजिक रिश्ते जो हमारे हैं वो आज तक मजबूत हैं। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी भारत की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि यूपी प्राचीन भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सीएम ने लोक सेवा आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि राज्यों के लोक सेवा आयोगों की बड़ी भूमिका है। गंगा यमुना का भूभाग यूपी में है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है। बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है, उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके लिए ही रहते हैं। लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह नहीं होगी, किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। कानून सबके लिए समान है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा। उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होगा। और लखनऊ में आज ईद की नमाज अदा की गई है। लखनऊ के ईदगाह पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और ईद की नमाज अदा की गई और उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी भी पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री और दानिश अंसारी दोनों ने मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बधाई दी है। इस दौरान उन दोनों ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में एक एक मुस्लिम भाई बहनों के हक और हुकूक के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद के पावन मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पूरी दुनिया से बेहतर उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाई बहन महफूज हैं, व्यवस्थित हैं। उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जो हमारे बच्चे हैं, नैनिहाल हैं, उनको उच्च स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है और हर स्थिति में उनको जीवन के हर पहलू पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले
इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। मैं पुनः ईद के मुबारक मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका आभार। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। रमज़ान के पाक महीने के बाद आज पूरे देशवासियों ने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ईद का ये त्यौहार मनाया। देश के हर मस्जिद में ईद की नमाज हुई और हर मस्जिद से आज देश की तरक्की के लिए, आपसी अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। और तमाम देशवासियों को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईद की मुबारकबाद पेश की है। और हम सब मिलकर एकजुट होकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ें, हमारा मुल्क आगे बढ़े। हम सभी जितने भी जाति धर्म मजहब के लोग हैं सब भाईचारे के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें और देश की तरक्की में सबका योगदान हो। यही आज की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत पे हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार काम कर रही है। आप सबको फिर तहे दिल से ईद की दिली मुबारकबाद। और किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम की तरफ से यह धमकी भरी चिट्ठी मिली है। वहीं धमकी मिलने के बाद देवेंद्र तिवारी ने सीएम योगी और एसटीएफ के आईजी को मामले की जानकारी दी है। चिट्ठी में कथित गुड्डू मुस्लिम की तरफ से 20 लाख रुपए प्रयागराज लाकर देने के लिए भी कहा गया है। प्रयागराज में अतीफ और अशरफ के जो है मौत के बाद अब मामला और गहरा गया। गुड्डू मुस्लिम जो है लगातार लोगों को धमकियां दे रहा है, ऐसा आरोप लग रहे हैं। अभी लखनऊ में देवेंद्र तिवारी जी को जो है कल जो है एक ऐसा पत्र उनके पीछे है जब 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है उनसे, जो है कि हमको फिरौती 20 लाख की दें। और प्लस सबसे बड़ी आरोप लगाया जा रहा है कि स्लाटर हाउस जो बंद करने की जो PIL की थी, उस PIL के बाद में उनको दोषी ठहराया जाए और कहा जाए अरबों रुपए का मेरा नुकसान कर रहे हैं, इसकी भरपाई करें। आज उन्हें मैं खुद मानना चाहूँगा देवेंद्र तिवारी से कि क्या मामला है और कैसे कैसे क्या किया जाएगा। जी ऐसा है कि कल मैं देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच एवं गौ संरक्षण, मैंने एक PIL की थी स्लाटर हाउस और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ, जिसमें तमाम सारे जो गलत तरीके से बूचड़खाने चल रहे थे वो स्लाटर हाउसेस वो बंद हो गए। उसके बाद में कल एक पत्र मुझे मिला, मेरी गाड़ी में लगा के वाइपर पे गया कोई, कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी वजह से मेरा अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, अब इसकी भरपाई आप ही करोगे, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। आज के दिन 20 लाख रुपए लेके इलाहाबाद आइए, वहाँ पर कोई आपको मिलेगा और वो आपसे पैसे ले लेगा। तो इस तरह की बार बार धमकी मिल रही है और मैंने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी है और हाई जो भी है ट्विटर के माध्यम से, अन्य मेल के माध्यम से बड़े अधिकारियों तक भी ये सारी चीज़ें मैंने पहुंचा दी हैं। और मेरा घर पूरी तरह से डरा हुआ है और क्योंकि बार बार ये 5वीं 6वीं बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की घटना हो रही है। कई बार मेरे ऊपर हमले भी हो चुके हैं जिनकी FIR आलमबाग में दर्ज है, फकवारा थाने में, मुरादाबाद में है, गाजियाबाद में है, बुलंदशहर में, ऐसे तमाम जगह पर मुकदमे दायर हैं क्योंकि मैं गौ संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश और देश भर में भ्रमण करता हूँ। तो ये था देवेंद्र तिवारी ने बताया कि पुलिस उन्होंने शिकायत कर दी है और गुड्डू मुस्लिम ने आज चेतावनी दी है कि हर हालत में इलाहाबाद मुझे पहुंच करके पैसा दें 20 लाख रुपए, और अन्यथा आपकी जान को खतरा बना हुआ है। अब इसलिए करके देखते हैं कानून के राज में जो है योगी सरकार क्या करती है और इनकी कितनी सुरक्षा कैसे कर पाती है और ऐसे लोगों से ये कैसे बच पाते हैं। कैमरामैन नासिर कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और रामपुर का जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड को लोकल फॉर वोकल के लिए बेहतरीन काम करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड से सम्मानित किया, जिसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड के रामपुर पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। और इसी को लेकर जनता TV के रिपोर्टर सुरेश कुमार ने जिलाधिकारी से खास बातचीत भी की है, वो देख रहे हैं। हमारे साथ हैं रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड जी, उनसे बातचीत करेंगे। इस बार उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है कि क्या उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया गया। सर, आपको रामपुर से उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्या कहें? जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जनपद को, हमारी टीम को, जो हमने कुपोषण प्रबंधन के क्षेत्र में एक काम करने का प्रयास किया है, तो उसको इतने हाईएस्ट लेवल पे पहचान मिली है, तो हम सबके लिए एक गौरव की बात है। कुपोषण प्रबंधन के लिए हम लोग 2 साल मिशन संवर्धन के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिसमें कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और जो किशोरी बालिकाएं हैं उनमें कुपोषण दूर हो और किसान भाइयों की आय बढ़े। उसमें हमारा जो रामपुर कृषक उत्पादन संगठन FPO है, जो अमित के लीडरशिप में पूरा चलता है, तो ये हमारे इस प्रोजेक्ट की पूरी बैकबोन है। राजेश हमारे इसमें पूरे इसके फेस हैं, स्ट्रक्चर हैं, जिन्होंने पूरा इसको काम किया है, और नंदकिशोर और उनकी पूरी टीम
को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, जिसके कारण आज हम लोग इस स्तर पे हैं। सर, रामपुर से आपको जो सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो उसमें रामपुर की जनता कितना खुश हुई? देखिए, हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि एक संवेदनशील प्रशासन हम लोग दें, तो न केवल कुपोषण में बल्कि जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने का कार्य हो, गरीब बच्चों के लिए उनकी मदद करने का कार्य हो, दिव्यांग बच्चों के लिए उनकी दिव्यांगता को दूर करने का कार्य हो, जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं उनके लिए पीएम स्वनिधि फूड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट हो। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग लगातार कुछ ऐसी चीज़ें जो जनहित में हमें लगती है कि हमें प्रयास करने चाहिए, तो जो हमारा रूटीन ड्यूटी है उससे हटके, तो उसमें रामपुर के लोगों का तो हमेशा सहयोग रहता है। यहाँ पे ये अवतार सिंह जी है, पूरी टीम है। जब मुझे लगता है कि इससे बेस्ट टीम, इससे बेस्ट लोग तो कहीं मुझे अनुभव नहीं हुआ अभी तक कि कहीं मिले हों। और जैसे हम जितने भी जो ये सामाजिक सहयोग से कार्य करते हैं, तो आप ही लोग उसमें काम करते हैं। हम तो केवल एक आह्वान करते हैं। तो रियल हीरोज़ जो हैं वो अनसंग हीरोज़ हैं सोसाइटी के। तो आई थिंक मीडिया में कहीं नहीं दिखेंगे या वैसे नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ मन में कि मैं वो हीरो नहीं हूँ, ये सब लोग वो हीरो हैं। जी, हमारे साथ थे रामपुर के जिलाधिकारी जिनको प्रधानमंत्री द्वारा अभी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी। अक्षय तृतीया के मौके पर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण का एक वीडियो सामने आया और इसके जरिए आम जनमानस को अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण कार्य से रूबरू भी करवाया गया है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों ट्विटर हैंडल से तस्वीरें भी अब शेयर लगातार की जा रही है। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर कर लिखा, कोटि कोटि राम भक्तों द्वारा शताब्दियों तक किए गए अनवरत संघर्ष की परिणति के रूप में भगवान श्री राम लला का दिव्य मंदिर अब आकार लेता हुआ दिख रहा है। टीवी सीरियल रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला का दर्शन पूजन उन्होंने किया है। अरुण गोविल अयोध्या में कल से स्वरूप बदलकर मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। कल अरुण गोविल अयोध्या में सन्यासी रूप में नजर आए थे और अरुण गोविल यहां पर अयोध्या राम मंदिर आंदोलन पर बन रही फिल्म 695 की शूटिंग के सिलसिले में यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस पर उठे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा विवाद उठाते हैं। और गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव के दौरान शराब और शराब के कारोबारी माहौल ना खराब करने पाए, इसके खिलाफ जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर अभियान चला रहा है। हालांकि आबकारी विभाग समय समय पर ऐसे अभियान चलाता रहता है, लेकिन निकाय चुनाव को देखते हुए नगरीय क्षेत्र के आसपास के ऐसे इलाके जो कि ग्रामीण जंगल और कच्ची शराब बनाए जाने के केंद्र हैं, साथ ही अवैध रूप से शराब के ट्रांसपोर्टेशन का भी ये माध्यम बनते हैं और ऐसी जगहों पर कार्रवाई तेज हो गई है, जिससे न सिर्फ शराब के कच्चे माल नष्ट किए जा रहे हैं बल्कि शराब की बरामदगी भी की गई है और मामले में कईयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हुई है। हम लोग जो है विभाग से द्वारा निर्धारित रहता है, समय समय पर हमारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें कि प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें सम्मिलित रहती हैं और इन टीमों के माध्यम से हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रवर्तन कार्रवाई करते रहते हैं। अभी पिछले माह फरवरी से लेकर के माह अप्रैल अद्यतन हमने जो है 340 अभियोग पंजीकृत किए हैं जिले में और 12,830 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही साथ हमने 89 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है इसमें और लगभग 18,000 जो है किलोग्राम लहन नष्ट किया है। इस समय भी आज भी हमारी जो है दो टीमें विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के सहयोग से दबिश कर रही हैं। और विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। अब अगले 6 माह तक श्रद्धालु गंगोत्री में मां गंगा और यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे। आज पहली पूजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यह की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खरसाली यमुनोत्री में पूजा अर्चना की है। इसके बाद मां यमुना जी के उत्सव डोली को शनिदेव की अगुवाई में खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया गया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज मां यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का
शुभारंभ हो चुका है। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत ये हो गई है। विशेष पूजा अर्चना के साथ आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति के लिए कामना की है। इस यात्रा को लेकर प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां लगातार जारी थी और आज वो दिन आ गया है जब चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। और इसके साथ ही मधु भट्ट ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। नहीं, देखिए जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं उत्तराखंड में। बहुत मुझे लगता है इस बार यात्रा और अच्छी चलने वाली है। इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर ली हैं, क्योंकि यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, यात्री सुगमता के साथ भगवान श्री बद्री केदार चारों धामों के जो है दर्शन कर सकें, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। निश्चित रूप से उसमें जो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर लिए गए हैं। आपने देखा होगा, हमने जो पहले पूरी जो चाहे जो बद्रीनाथ में पहुंचे, केदारनाथ में पहुंचे, गंगोत्री पहुंचे, यमुनोत्री पहुंचे, उनके लिए पहले पंजीकरण की व्यवस्था कराई गई थी। अब वो पंजीकरण की व्यवस्था अभी भी लागू है, लेकिन कहीं भी कोई किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। जिसको जहाँ पर पहले जाना है, कई लोग जो हैं पहले बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, कई लोग पहले यमुनोत्री जाना चाहते हैं, उनकी सुविधा के अनुसार उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होने वाली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हल्द्वानी के बाजारों में खुलेआम पॉलिथीन का इस्तेमाल ये किया जा रहा है। यही वजह है कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत लंबे समय से नगर निगम को चेतावनी देते आ रहे हैं और हर हालात पर जैसे पहले से ही नजर है। अब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नगर निगम को चेतावनी देते हुए ये फिर से कह दिया है कि प्रतिबंधित पॉलिथीन बाजार में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा पॉलिथीन के स्टॉक को कम करने के लिए, इसको हटाने के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तब